नवंबर 2025 में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली को लेकर एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई। अजीब सी, हाँ। एक ही महीने में दो बिल्कुल उल्टी खबरें सामने आई। जी। एक तरफ एक कानूनी फैसले ने जैसे उसकी सुरक्षा की ढाल ही कमजोर कर दी और दूसरी तरफ उसे बचाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान हुआ। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी विरोधाभास को दिखाते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो अरावली की परिभाषा ही बदल देता है, और दूसरी तरफ ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है। तो सवाल यही उठता है कि इन दोनों का अरावली के भविष्य के लिए असली मतलब क्या है? क्या ये एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे या फिर हम एक ही समय में उसे बचाने और तबाह करने दोनों की कोशिश कर रहे हैं? चलिए इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी। सबसे पहले उस अदालती फैसले की बात करते हैं जिसने पर्यावरण पर नजर रखने वालों की कह सकते हैं कि नींद उड़ा दी है। हाँ, 20 नवंबर 2025 का वो फैसला। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को परिभाषित करने का एक नया पैमाना स्वीकार कर लिया। और ये पैमाना ही मतलब पूरी कहानी की जड़ है। क्या है ये नया पैमाना? नए नियम के मुताबिक अब सिर्फ उन्हीं पहाड़ों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हों। 1 मिनट, 100 मीटर? जी, 100 मीटर। ये तो काफी ऊंचा होता है। इसका मतलब जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें हम हिल्स या टीले कहते हैं, वो अब कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा ही नहीं मानी जाएंगी। लेकिन इसका असर कितना बड़ा होगा? असल में इसका असर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये आंकड़ा किसी एक्टिविस्ट ग्रुप का नहीं बल्कि भारत सरकार की अपनी संस्था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI का है। FSI का? हाँ, जिनका काम ही देश के जंगलों और पहाड़ों पर नजर रखना है। तो FSI क्या कहता है? उनके एक अंदरूनी सर्वे के मुताबिक राजस्थान की 12,000 से ज्यादा पहाड़ियों में से 12,000? हाँ, 12,000 से ज्यादा, उनमें से सिर्फ 1,000 के करीब ही इस 100 मीटर की शर्त को पूरा करती हैं। क्या? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम राजस्थान की लगभग 90% पहाड़ियों को कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस अरावली को हम और आप जानते हैं वो कानूनी कागजों पर एक तरह से खत्म ही हो जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये परिभाषा असल में ये कह रही है कि एक पहाड़ी तब तक पहाड़ी नहीं है जब तक वो बहुत ऊंची ना हो। ये वैसा ही है जैसे हम कहें कि एक जंगल तब तक जंगल नहीं है जब तक उसमें देवदार के ऊंचे पेड़ ना हो और सारी झाड़ियों, छोटे पौधों और घास के मैदानों को नजरअंदाज कर दें। बिल्कुल, जबकि पूरा इकोसिस्टम तो इन्हीं छोटी चीजों पर ही टिका होता है। और FSI ने भी तो इसी तरह की कोई चिंता जताई थी, है ना? उन्होंने तो बहुत ही सीधी और सरल भाषा में चेतावनी दी थी। FSI ने कहा कि 10 से 30 मीटर जैसी छोटी पहाड़ियां भी थार रेगिस्तान से दिल्ली NCR की तरफ आने वाली धूल भरी आंधियों के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं। अच्छा। उनकी रिपोर्ट में एक उपमा इस्तेमाल की गई थी जो बहुत सटीक थी। क्या थी वो? उन्होंने कहा कि ये 10 मीटर का नियम कुछ ऊंची चौकियों की रक्षा करने जैसा है, जबकि नीचे की पूरी बाड़ को असुरक्षित छोड़ दिया गया है। वाह, मतलब आप किले की बुर्ज तो बचा रहे हैं और किले की दीवारें गिराने की इजाजत दे रहे हैं। जाहिर है इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई होगी। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे एक विचित्र फैसला बताया। और उन्होंने इसके नतीजों के बारे में भी कुछ कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके पर्यावरण और लोगों की सेहत पर बहुत बुरे नतीजे होंगे, और पर्यावरणविदों का भी यही कहना था कि इससे निचली पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी। हाँ, वही पहाड़ियां जो जैव विविधता का घर है, जमीन के नीचे पानी पहुंचाने में मदद करती हैं और धूल को रोकती हैं। लेकिन क्या कोर्ट ने इन चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया या कोई संतुलन बनाने की कोशिश की? एक कदम उठाया गया है। कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया है। किस तरह का निर्देश? कि वो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRE के जरिए पूरे अरावली रेंज के लिए एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करे। सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान यानी सतत खनन प्रबंधन योजना। जी, और ये भी कहा है कि जब तक ये योजना नहीं बन जाती तब तक खनन के लिए कोई नया पट्टा या लीज नहीं दी जाएगी। लेकिन सस्टेनेबल माइनिंग ये शब्द अपने आप में थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता, खासकर अरावली जैसी नाजुक जगह के लिए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
कहीं ये खनन को एक पर्यावरण हितैषी जामा पहनाने की कोशिश तो नहीं, जबकि असलियत में 90% पहाड़ियां अब असुरक्षित हो गई हैं। बिल्कुल। क्या ये योजना उस नुकसान की भरपाई कर पाएगी जो परिभाषा बदलने से हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य में ही मिलेगा। तो एक तरफ तो ये कानूनी फैसला है जो अरावली के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, ठीक इसी दौरान एक ऐसी पहल भी शुरू हुई जो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाती है। बचाने की बनाने की। जी बिल्कुल। जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और ये शायद भारत की इतिहास की सबसे बड़ी इको रेस्टोरेशन परियोजनाओं में से एक है। शायद सबसे बड़ी। इसके आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। गुजरात के पोरबंदर से लेकर दिल्ली के राजघाट तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरी पट्टी। जी ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, 1400 किलोमीटर मतलब दिल्ली से मुंबई तक का सफर। हाँ, हम लगभग उतना ही। लक्ष्य है 2027 तक अरावली के 11 लाख हेक्टेयर इलाके को फिर से हरा भरा करना। 11 लाख हेक्टेयर। और यहाँ खास बात यह है कि ये सिर्फ पेड़ लगाने की योजना नहीं है। अच्छा। इसमें बहुत सोच समझकर काम किया जा रहा है। जैसे खैर, रौंज, धाऊ और सलाई जैसे स्थानीय पेड़ लगाए जाएंगे जो यहीं के मौसम और मिट्टी के आदी हैं। और वो जो एक विदेशी पौधा है जिसने कई इलाकों में तबाही मचा रखी है, उसका क्या? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। हाँ, विलायती कीकर। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा इस आक्रामक प्रजाति को हटाना भी है। ये पौधा बहुत ज्यादा भूजल सोखता है और स्थानीय वनस्पति को पनपने नहीं देता। बिल्कुल। इसके अलावा योजना में 75 तालाबों और दूसरे जलाशयों को फिर से जिंदा करना और मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय भी शामिल हैं। मतलब ये एक पूरी तरह से इकोसिस्टम को ठीक करने की कोशिश है। जी, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। हमारे स्रोतों में ये भी जिक्र है कि ये प्रोजेक्ट अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। हाँ, ये जानना भी दिलचस्प है। क्या वहाँ ये सफल रहा है? अफ्रीका का अनुभव मिला जुला रहा है। वहाँ सहारा रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए 11 देशों ने मिलकर ये पहल शुरू की थी। वहाँ कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन फंडिंग की कमी, राजनीतिक अस्थिरता और स्थानीय समुदायों को साथ न ले पाने जैसी कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। तो भारत के लिए ये एक सबक है? बिल्कुल। सिर्फ पेड़ लगा देना काफी नहीं होगा। हमें उन चुनौतियों से भी निपटना होगा जो अफ्रीका में सामने आई। मतलब ये प्रोजेक्ट भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए भी जरूरी है। बहुत जरूरी। ये प्रोजेक्ट भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे UNCCD, CBD और UNFCCC इन सब के अनुरूप है। तो ये दुनिया को एक संदेश भी देता है। हाँ, ये दुनिया को दिखाता है कि भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण को लेकर गंभीर है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो योजना कागज पर तो बेहतरीन लग रही है। एक तरफ कानूनी कमजोरी, दूसरी तरफ उसे ठीक करने का एक विशालकाय प्लान। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। जमीनी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। एक बड़ा मुद्दा तो राज्यों के बीच ही खनन को लेकर चल रहा विवाद है। राज्यों के बीच? जी। जुलाई 2025 में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। क्या मांग थी उनकी? उन्होंने मांग की कि राजस्थान के अंदर हरियाणा की सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाई जाए। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य पर आरोप लगा रहा है। हाँ, और आरोप गंभीर है। हरियाणा ने कहा कि राजस्थान के खनिक अवैध रूप से हरियाणा की सीमा में घुसकर खनन कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ तक कि उन्होंने सीमा तय करने वाले पिलर्स को भी हटा दिया ताकि खनन क्षेत्रों को गलत तरीके से दिखाया जा सके। ये तो बहुत गंभीर बात है। ये दिखाता है कि जमीन पर नियमों को लागू करवाना कितना मुश्किल है, खासकर जब इतना पैसा और ताकतवर लोग शामिल हों। और अगर हम देखें कि अब तक अरावली को कितना नुकसान हो चुका है, तो आंकड़े और भी डराते हैं। बहुत ज्यादा। एक स्टडी के मुताबिक 1975 से 2019 के बीच अरावली का लगभग 8% हिस्सा गायब हो गया। 8%? ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इलाका है और अनुमान ये है कि अगर शहरीकरण और खनन इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2059 तक ये नुकसान बढ़कर 22% तक पहुंच सकता है। 22%? यानी हम अपनी आंखों के सामने इस पर्वत श्रृंखला को खत्म होते देखेंगे। जी। और इस विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? एक आंकड़ा सब कुछ साफ कर देता है। अब तक अतिक्रमण,
जंगल की कटाई और खनन की वजह से अरावली का 25% से ज्यादा हिस्सा पहले ही बर्बाद हो चुका है। 25%? और इस 25% में से 70% गिरावट के लिए अकेले खनन जिम्मेदार है। 70%? जी। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि हमने विकास के नाम पर अपनी सबसे पुरानी प्राकृतिक धरोहर के साथ क्या किया है। 70% विनाश सिर्फ एक इंडस्ट्री की वजह से, ये सोचने पर मजबूर करता है। और दूसरी चुनौतियां भी तो हैं, जैसे पानी की कमी। हाँ, पानी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अरावली क्षेत्र में भूजल स्तर हर साल 1 से 1.5 मीटर नीचे जा रहा है। तो एक तरफ हम ग्रीन वॉल बनाना चाहते हैं जिसके लिए पानी चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे पास पानी ही नहीं बच रहा है। और फिर इस विशाल ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अनुमान है कि इस पर 1 दशक में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 20,000 करोड़? ये एक बहुत बड़ी रकम है। क्या ये पैसा सरकारी बजट से आएगा या प्राइवेट कंपनियों से या फिर अंतर्राष्ट्रीय मदद से, ये भी साफ नहीं है। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि अरावली एक दौराहे पर खड़ी है। एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर। एक तरफ कानून के दरवाजे खनन के लिए और खोले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उसे बचाने के लिए एक हरी दीवार खड़ी करने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो अरावली का भविष्य 3 चीजों के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। कौन सी 3 चीजें? पहला, नीतिगत फैसले जैसे 100 मीटर की नई परिभाषा। दूसरा, जमीनी स्तर पर कानूनों का पालन करवाना, जैसा कि हरियाणा राजस्थान विवाद में दिखता है। और तीसरा, ग्रीन वॉल जैसी बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सफलता। इन तीनों के बीच तालमेल कैसे बैठता है, यही अरावली का आने वाला कल तय करेगा। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक सवाल मन में अटक जाता है। अदालत ने एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान यानी सतत खनन योजना बनाने का आदेश दिया है। जी। लेकिन आज की पूरी बातचीत के बाद, ये जानने के बाद कि 90% पहाड़ियां अब कानूनी सुरक्षा से बाहर हैं, और ये जानने के बाद कि अतीत में 70% विनाश का कारण खनन ही रहा है, हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या हम वाकई दुनिया की सबसे पुरानी और नाजुक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के लिए सतत खनन का कोई रास्ता खोज रहे हैं, या फिर हम बस जो कुछ बचा है उसे खत्म करने के लिए एक ज्यादा स्वीकार्य लगने वाला नाम ढूंढ रहे हैं?